चलिए नमस्कार दोस्तों, ये ऑडिट मिक्स एमसीक्यू देख रहे हो, ये पार्ट 3 है। और यूट्यूब में आपने पार्ट 1 वाला देखा होगा, पार्ट 2 मैंने सिर्फ कोर्स में डाला हुआ है। ये पार्ट 3 यूट्यूब और कोर्स दोनों में चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ऑडिट पर भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। ऑडिट स्टैंडर्ड भी है, ऐसे 200, ऐसे 210, 220, 230, ऐसे बहुत सारे 500 700 तक नंबर है ना। तो हमको उसको भी देखना है, एक नज़र वो भी हम पढ़ लेंगे। तो ट्रिक के साथ याद कराऊंगा, इसलिए सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पर भी यहाँ पे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंकेक्षण से तात्पर्य है ऑडिटिंग मींस, ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है। देखो चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं। टू प्रिपेयर अकाउंट बुक, ये अकाउंटिंग का काम है। अकाउंट बुक प्रिपेयर करना अकाउंटिंग का काम है। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, जो भी प्रिपेयर है, मेक है, ये सब अकाउंटिंग का काम है। किसका काम है? अकाउंटिंग का काम है। और जैसे ही अकाउंटिंग हो जाता है, फिर अकाउंटिंग सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ, ये जांच करना ऑडिटिंग है। ठीक है, तो लेखा पुस्तकों की जांच करना, टू एग्जामिन अकाउंटिंग बुक, ये ऑडिटिंग या अंकेक्षण है। क्लियर है? इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन दे दिया हूं, ताकि आपको अब ज्यादा तामझाम करना मत पड़े। ये कोर्स में पीडीएफ डल गया है। इधर आंसर भी एक्सप्लेनेशन देखना। आपको लग रहा है कि वीडियोस देखना चाहिए, वीडियोस देख लो। लग रहा है कि टाइम कंज्यूम होगा, तो मैं लास्ट में सब आंसर एक्सप्लेनेशन डाला। नहीं तो मेरा ये तरीका बिल्कुल नहीं है, मेरे बिल्कुल तरीका नहीं है कि मैं आंसर प्रोवाइड करूं। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम के लिए लास्ट टाइम में कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आपको लगता है वीडियो नहीं देखना है, पीडीएफ देखना है, वो कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन दे दिया, आप पढ़ लेना। वित्तीय विवरणों में पर्याप्त प्रकटीकरण की मूलभूत जिम्मेदारी होती है। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडुकेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर रेस्ट विद, किसके पास होता है? ऑडिटर की, मैनेजमेंट की, ऑडिट स्टाफ की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। देखो गवर्नमेंट की तो होनी नहीं है ना, गवर्नमेंट की होनी नहीं है। ऑडिट स्टाफ और ऑडिटर अपने पास ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऑडिटर और ऑडिट स्टाफ दोनों है, तो ऑडिट स्टाफ को मैं काट देता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही है भैया। ये मालिक है, ये इसके अंदर और दूसरे स्टाफ होंगे, वो तो इसको भी जोड़ दो। अब बचता है मैनेजमेंट और ऑडिटर। अब बचता है दो ऑप्शन, ऑडिटर और मैनेजमेंट। तो पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? अरे ऑडिटर तो जब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया है, तब आगे जाके चेक कर रहा है कि सही है कि नहीं, वो सेकंड ओपिनियन दे रहा है। पहले तो कंपनी वाले ने बनाया होगा, पहले तो अकाउंटेंट देखा होगा, मैनेजमेंट देखा होगा। तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रबंधन की बनती है, मैनेजमेंट की बनती है। क्लियर है क्या? इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो कि वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा उनमें पर्याप्त प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रबंधन की ही होती है। ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तो द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन दस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जामिन करना है, रिपोर्ट करना है कि सही है कि नहीं है, उसको बनाने का काम वो सबका नहीं। चलो तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा क्वेश्चन। व्हाइल फ्रेमिंग एन ऑडिट प्लान, ऑडिटर शुड असर्टेन हिज इम्पोज्ड या कास्टेड बाय वेरियस लेजिस्लेशन ऑन डैश। देखो इस फिल इन द ब्लैंक्स देखो, अंकेक्षण योजना तैयार करते समय लेखा परीक्षक को उस पर विभिन्न विधानों द्वारा आरोपित या लगाया गया डैश का पता लगाना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, और मजेदार क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन में आप फंसोगे। ये एक एक दो क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से बाहर कर देगा। क्योंकि मैं बताऊं, अगर ऑडिट में देखो 35 क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ठीक ठाक क्वेश्चन दिया तो 35 में ना 30 सब बना लेंगे। एक बात समझिएगा, 30 सब बना लेंगे। फिर जो 5 क्वेश्चन है ना, ये 5 क्वेश्चन खेल खेल जाए। ये 5 क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन हो सकेंगे, जिसमें भाई राइट एंड पावर, ड्यूटी एंड एप्लीकेशन क्या चेक करूं, और इस टाइप के क्वेश्चन जहां आपने गलत किया, मतलब आप दूसरे ये 30 क्वेश्चन में कंपेरिजन ही नहीं कोई, इसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। ये आप भी सही बना रहे, दूसरे भी सही बना रहे, ये हो गया बराबर। कंपैरिजन इसके बाद होगा, मेरिट लिस्ट इसके बाद तय होगा, है ना। फिर वहां पे भैया ऑडिट स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन पूछ दिए, या हो सकता है कि कोई सेक्शंस पर क्वेश्चन पूछ दिए, वहां से आपको एक्स्ट्रा एज लेके आना है। वाइल फ्रेमिंग एन ऑडिट प्लान, ऑडिटर शुड असर्टेन हिज क्या लिमिटेशन, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, राइट एंड पावर की टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट और रेस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब मुझे ये बता दो कि ऑडिटर के सब काम है, ऑडिटर के सब चीज अपने चेक करने, ऑडिटर को लिमिटेशन भी चेक करना है, ड्यूटी भी चेक करना है, राइट एंड पावर भी है। लेकिन मेरी बात समझना, ये जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट और यहाँ पे लिखा है, नीचे लिखा हुआ है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी में उसकी ड्यूटी ऑब्लिगेशन भी आ गया, हाँ कि ना। और जब वो अपॉइंटमेंट होता है उस जिन शर्तों के साथ होता है, तो उस शर्त में ऑटोमेटिक लिमिटेशन उसके राइट एंड पावर भी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। किन किन चीजों को चेक करना है, क्या की उसकी सीमाएं हैं, किसी बुक में ऑडिट करना है कि वेरिफिकेशन भी करना है सेट्स का। तो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सारे पॉइंट इंक्लूडेड है। कितना कंफ्यूजिंग पॉइंट सोचो, ये तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देना, तो आपको लग रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं यही सही ही रहता। ठीक है, बिफोर प्लानिंग एन ऑडिट द ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इम्पोज्ड बाय लॉ एंड एंगेजमेंट कंडीशंस। अंकेक्षण योजना बनाने से पहले अंकेक्षक को अपनी नियुक्ति की शर्तें तथा कानून द्वारा निर्धारित जिम्मेदारियों को समझना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी ऑडिट साक्ष्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस? तो बैंक स्टेटमेंट एक्सटर्नल है, क्योंकि ये बैंक से मिलेंगे हमको। परचेज इनवॉइस, भैया जैसे हम सामान को ये कंपनी खरीद रहा है, तो जहां से खरीद रहा है वहां से भी हम डिटेल निकाल सकते हैं, तो वो
एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी एक्सटर्नल सोर्स हो गया। सैलरी शीट तो खुद कंपनी वाला बनाएगा, ठीक है। तो ये इंटरनल सोर्स है और यही आंसर है हमारा। सैलरी शीट इज प्रिपेयर्ड इंटरनली बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेंस इट इज एन इंटरनल ऑडिट एविडेंस नॉट एक्सटर्नल एविडेंस। क्लियर है क्या? बाकी सब आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट सुटेबल फॉर टेस्ट चेकिंग? कौन टेस्ट चेकिंग के लिए सही नहीं है? तो देखो, परचेस टेस्ट चेकिंग कब करते पता? जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हो, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है, हर एक ट्रांजेक्शन को चेक करना डिटेल थोरली पॉसिबल नहीं है, तो टेस्ट चेकिंग किया जाता है, सैंपल उठाया जाता है। तो परचेस ट्रांजेक्शन बिल्कुल सूटेबल है, सेल ट्रांजेक्शन बिल्कुल सूटेबल है। बैलेंस शीट आइटम हमेशा ऑल ऑफ द देख के ऑल ऑफ द आंसर मत मार देना। बैलेंस शीट आइटम में टेस्ट चेकिंग सुटेबल नहीं है। क्यों? अरे बैलेंस शीट में लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड एसेट है, लिमिटेड लायबिलिटी है, गिने चुने आइटम है, उसके लिए भी आप टेस्ट चेकिंग करोगे तो कैसे चलेगा? तो बैलेंस शीट आइटम इज नॉट सुटेबल फॉर टेस्ट चेकिंग। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया है, आप पढ़ लेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये बाजू में डिटेल दिख रहा होगा कोर्स का, कोर्स और टेस्ट सीरीज, ये कोड अप्लाई कर लेना भैया, SPC40। मुझे मालूम है लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम में आपको टेस्ट सीरीज दिलाना ही चाहिए, उसमें भी आप ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो SPC40, और कोर्स में भी डिडक्शन ले सकते हो। 1-2 मार्क्स से चूकने के लिए आप उतना रिस्क मत लीजिए। थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है कि कहीं पे मैं लैग कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे वीडियोस देख लेना चाहिए, वहाँ पे मुझे MCQs सॉल्व कर लेना चाहिए, तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। ये इस कोर्स में मैं आपको बता दूं, ये 4 सब्जेक्ट के फोल्डर्स तो डले ही हैं, उसके बाद एक MCQ प्रैक्टिस के लिए है, और उसमें चारों सब्जेक्ट्स के MCQs भी डलेंगे, ठीक है। चारों सब्जेक्ट्स के MCQs भी मैं अब लास्ट टाइम में पूरे MCQs पर ही फोकस करा रहा हूँ, अकाउंट्स के, ऑडिट के, मैनेजमेंट के, इकोनॉमिक्स के। तो हम इस पर और इस पर काफ़ी पकड़ बना चुके हैं। अब नेक्स्ट मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स पर भी हमको जोर देना होगा, ठीक है, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो अभी इस कोर्स का लाभ आप उठा सकते हैं, देख सकते हो, ठीक। चलो, डैश इज द स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट वर्क ऑन टाइमली एंड डेली बेसिस सो एज टू मिनिमाइज ऑडिट रिस्क। डैश समय पर और दैनिक आधार पर अंकेक्षण कार्य के कुशल एवं प्रभावी समापन के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश और निर्देश है, ताकि अंकेक्षण जोखिम को कम किया जा सके। अब यहाँ पर भी देखो, ऑडिट प्लानिंग, रिपोर्ट, प्रोग्राम, सर्टिफिकेट। रिपोर्ट और सर्टिफिकेट का तो कोई तुक नहीं बनता आंसर में। 2 ऑप्शन है, ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट प्रोग्राम। यहाँ पे बिल्कुल आप कंफ्यूज हो सकते हो, मुझे मालूम है कंफ्यूजन हो गई, लेकिन देखो, ऑडिट प्लानिंग समझिए, ऑडिट प्लानिंग जो एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी है, एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी है, जबकि ऑडिट प्रोग्राम ना डिटेल स्ट्रेटेजी है, टाइमलाइन है, समझ लो किस दिन क्या करना है, किस प्रकार से मैं काम को बांटूं। तो हमारा आंसर होगा ऑडिट प्रोग्राम, ना कि ऑडिट प्लानिंग। क्लियर है? एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड रिटर्न प्लान कंटेनिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर और गाइडलाइन टू बी फॉलोड बाय ऑडिट स्टाफ ड्यूरिंग द ऑडिट। जबकि ऑडिट प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीमिंग एंड लीडिंग के संबंध में सत्य नहीं है? तो टीमिंग एंड लीडिंग क्या है? ये टर्म मैंने आपको बताया, हिंदी में भी टीमिंग लीडिंग बोलते हैं, आप समझिएगा। जैसे मान के चलो, मैं कैशियर हूँ, है ना, कैशियर हूँ, किसी कंपनी के बिहाफ में काम कर रहा हूँ, और मैं एक ग्राहक से मैंने 50,000 रुपए लिए, लेकिन उसको मैंने पर्सनल यूज कर लिए, 50,000 रुपए को क्या कर दिया, पर्सनल यूज कर दिया, अभी जमा नहीं कराया। अब ऐसा नहीं कि मैं जमा नहीं कराऊंगा, मैं जमा कराऊंगा, लेकिन अभी ए का पैसा यूज कर लिया, अब बी ने भी पैसा दिया, तो मैं क्या दिखाया कि अभी ए ने पैसा दिया हुआ है, भले वो पैसा बी का है, लेकिन मैं ए के रूप में दिखा रहा हूं। फिर जब सी पैसा देगा तो मैं बी का पैसा दिया करके उसको दिखा दिया। इस तरीके से रोटेशन चलते रहता है, ठीक है, और उस पैसे को मैं पर्सनली यूज कर लिया किसी भी वजह से, ये टीमिंग एंड लीडिंग होता है। तो कौन सा कथन टीमिंग लीडिंग के बारे में सत्य नहीं है? तो देखते हैं, यह नगद प्राप्तियों के जानबूझकर दुरुपयोग का परिणाम स्वरूप होता है। जी बिल्कुल, कैश को लेकर ही होता है। ये कैश प्राप्तियों से जुड़ा हुआ? जी बिल्कुल, अभी उदाहरण जो दिया। यदि एक ही व्यक्ति नगद प्राप्ति और नगद भुगतान दोनों को संभालता है तो टीमिंग एंड लीडिंग की संभावना उत्पन्न हो जाती है। ये पॉइंट पढ़ के मुझे मालूम है कि आप पक्का कंफ्यूज होंगे। कैसे? यदि एक ही व्यक्ति नगद प्राप्तियों और नगद भुगतान दोनों को संभालता है तो टीमिंग लीडिंग की संभावना उत्पन्न हो जाती है। शब्द को ध्यान से देना और चौथा ऑप्शन पढ़ो। कमी या घपले को छुपाने के लिए धोखेबाज बैंक और पुस्तकी राशियों को लगातार समान रखने का प्रयास करता है, ताकि बैंक समाधान विवरण से अनियमितता का पता ना चले। बिल्कुल, टीमिंग लीडिंग छुपाने का एक तरीका है। लेकिन अब ये पढ़ना सी, यदि एक ही व्यक्ति नगद प्राप्ति और नगद भुगतान दोनों को संभालता है तो टीमिंग लीडिंग की संभावना उत्पन्न है। नगद प्राप्ति और नगद भुगतान को संभालने नहीं, नगद प्राप्ति या नगद भुगतान तो ठीक है, डेटर क्रेडिटर को भी वही देख रहा है, तब की बात है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। टीमिंग लीडिंग इज अ फ्रॉड रिलेटिंग टू कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। It occurs when money received from one customer is used to cover the shortage created by misappropriating money received from another customer। ये बताया मैं, ए का बी के में, बी का सी के में, ऐसे कर दिया। अब इसको देखना, द पॉसिबिलिटी ऑफ टीमिंग लीडिंग अराइजेस व्हेन द सेम पर्सन हैंडल कैश रिसिप्ट एंड डेटर रिकॉर्ड, जिससे पैसा लेना है और कैश भी, ठीक है, नॉट नेसेसरी कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, है ना, क्योंकि देखो डेटर का भी रिकॉर्ड मालूम होना चाहिए ना, किससे पैसा ले रहे हैं। अच्छा है,
फिर बी से लेना है, सी से लेना है, तब तो एडजस्ट करेगा। ए का पैसा बी के में, बी का पैसा सी के में, जब उसको मालूम रहेगा कि अच्छा आगे इतने से इससे लेना है, तभी तो एडजस्ट कर पाएगा। तो सिर्फ कैश रिसिप्ट और पेमेंट को संभालने का नहीं, कैश वाला तो डिपार्टमेंट संभाल ही रहा है, डेटर का भी डिपार्टमेंट संभालेगा, तब वो होगा, ना कि कैश रिसिप्ट पेमेंट। इसलिए सी ऑप्शन गलत है, ठीक है, और वही हमारा आंसर हो जाता है। अंकेक्षण कार्यपत्र डैश की कड़ी होती है, ऑडिट वर्किंग पेपर आर अ लिंक बिटवीन कस्टमर रिकॉर्ड एंड ऑडिटेड अकाउंट। ग्राहक के अभिलेखों व अंकेक्षित खातों के बीच का ये लिंक है। सतत हित वाली सूचनाएं रखी जाती है, कंटिन्यूस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आर केप्ट। देखो सतत हित वाली सूचनाएं रखी जाती है परमानेंट फाइल में, कि जो आगे भी काम आते रहे, लगातार काम आते रहे, किसी एक पर्टिकुलर ऑडिटिंग पीरियड के लिए काम नहीं है, वो सालों साल काम आए। एमओए हो गया, एओए हो गया, ये सब ठीक है। वही लिखा हुआ, परमानेंट ऑडिट फाइल्स कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर मेनी ईयर्स सच एज एमओए, एओए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट एंड लीगल डॉक्यूमेंट। अंकेक्षण कार्यक्रम की क्या हानि है? रिजिडिटी है, इग्नोरिंग न्यू एरियाज है, मैकेनाइज्ड वर्क है। जी बिल्कुल, मैकेनाइज्ड वर्क है, मैकेनिकल वर्क है, वही काम दिन भर करना है। बोले रिजिडिटी है, जैसे प्लानिंग करा, मान चलो आपने एक आज शेड्यूल तय कर लिया कि मैं 2 घंटे ऑडिट पढ़ूंगा, 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ेगा, 2 घंटे मैनेजमेंट, 2 घंटे इकोनॉमिक्स, 8 घंटे का शेड्यूल बनाया, वैसी चीज पढ़ रहे हो। अब कोई एक कुछ भी चेंजेस है, आपको लगा कि नहीं नहीं यार अकाउंट्स को थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, अब आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ोगे, फिर वही 2-2 घंटे करते जाओगे, उस समय आपका विवेक और बुद्धि मर जाएगा। अरे नहीं नहीं अकाउंट्स को ज्यादा टाइम देता हूँ, नहीं 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 दूंगा, मैं टाइम टेबल तो बनाई हूँ, तो रिजिडिटी हो जाता है, ठीक है, कठोरता। इग्नोरिंग न्यू एरियाज, जितना सेट किए हमारे प्रोग्राम में शामिल है, प्लानिंग में शामिल है, उतना ही काम करना, उसके अलावा नहीं करना है, ये दिक्कत आती है। तो ऑल ऑफ द आंसर हो जाएगा। अंकेक्षण कार्यपत्र संपत्ति है, ऑडिट वर्किंग पेपर आर द प्रॉपर्टी ऑफ। कौन बनाता है ऑडिट वर्किंग पेपर? वर्किंग नोट्स किसका है? ऑडिटर का है, तो संपत्ति भी किसकी होगी? ऑडिटर की होगी। डैश अंकेक्षक मानक का संबंध अंकेक्षण प्रलेखीकरण ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से है। यहाँ पर देखो ऑप्शन में थोड़ा सा सुधार है, मैं ऑप्शन सिर्फ ये डलवाना चाह रहा था, ये 200, 210, 220, 230 ये डलवाना था, ये डिटेल नहीं डलवाना, नहीं तो पढ़ के आंसर बता दोगे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ लो अभी, क्वेश्चन काम का क्या चीज है वो उसके पॉइंट्स है अंदर। अब देखो एसए, ये भी ना स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट्स, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहता है वैसे ऑडिटिंग के लिए भी स्टैंडर्ड है, एसेज हैं, बहुत सारे एसेज हैं, उसको आपको पढ़ना है। और याद करने का तरीका बहुत आसान है, जैसे देखो काम का चीज, ये 200 में देखो 0 और 0 पढ़ो, तो ये 0, एक 0 से ना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ओवरऑल, और ये ओ से ऑब्जेक्टिव्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऐसे 200 किसकी बात करता है? ओवरऑल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। फिर एक देखो 220 का ना, जो 220 एक बाइक आती थी पल्सर 220 की, पल्सर 220 की बाइक आती थी, क्या क्वालिटी थी उस बाइक की, मस्त भगता था हमारे टाइम में। मैं उस समय यूनाइटर ले लिया, लेकिन मन था पल्सर 220, लेकिन बहुत हैवी था करके मैं उसको नहीं लिया, मेरे से नहीं संभलता। तो क्या क्वालिटी थी बाइक की, तो 220 से मैंने क्वालिटी याद कर लिया, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे ही 230 क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। 210 क्या? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, है ना। तो ये अलग अलग एसेज जो हैं उसको आपको याद करना है। आप अपने तरीके से कुछ भी याद करो, कुछ भी ABCD, कुछ भी ट्रिक, उल जुलूल कुछ भी ट्रिक, अच्छे गंदे जैसा ट्रिक हो, लेकिन याद होना चाहिए मेन काम। तो वो ऑडिट किसके बारे में पूछा? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछा है, जो 230 है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। और फिर से मैं बताना चाहूंगा भाई, बाजू में डिटेल दिख रहा है, आप चाहे तो कोर्स परचेस कर सकते हो, कूपन कोड अप्लाई कर लेना SPC40। एप्लीकेशन है हमारा योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से। बहुत बच्चे सर कौन सा नाम से एप्लीकेशन है? योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर लेना और ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना SPC40। अगर फिर भी कोई समस्या है तो हेल्पलाइन नंबर है, कोर्स खरीदने के लिए कोई समस्या है तो 8770123687, 8770123687। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? एक अंकेक्षण कार्यक्रम निम्नांकित के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। एन ऑडिट प्रोग्राम इज डिजाइन टू, क्या आने जाने के लिए है? कब आओगे कब जाओगे? रूटीन चेकअप के लिए, टू इंस्पेक्ट द ब्रांचेस ऑफ कंपनी, फॉर फेज्ड वर्क ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण के चरणबद्ध कार्य के लिए कि कब कब क्या क्या परफॉर्मेंस करना है, क्या क्या चेक करना है। एन ऑडिट वर्क इज अ रिटर्न प्लान दैट डिवाइड ऑडिट वर्क इनटू डिफरेंट स्टेज, ठीक है। जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध प्रक्रिया ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है, यह परिभाषा दी गई थी। बहुत बढ़िया उम्दा परिभाषा, डेफिनेशन डायरेक्ट याद करना, हर डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना, लेकिन गिना चुना जैसे मैं MCQs में करा दिया कात, वो आप याद रख सकते हो, और एकदम कुछ भी ट्रिक के साथ याद कर लो ना। जैसे देखो ऑडिट प्रोग्राम इज फ्लेक्सिबली प्लान्ड प्रोसीजर फॉर एग्जामिनेशन, एक वर्ड याद करना है यहाँ पे, फ्लेक्सिबली, फ्लेक्सिबल। देखो आप खुद अपना एग्जांपल ले लो, आप कहीं बाहर दूसरे मेहमान के घर जाओगे तो एकदम ऐसे पॉलिटी मेड़ के बैठे हो, ठीक है, एकदम शालीनता के साथ बैठे हो। वही आप अपने घर में कितना फ्लेक्सिबल रहते हो? आप अपने होम में, आप अपने होम में कितना फ्लेक्सिबल रहते हो? आपका पैर ऊपर है सर नीचे, ऐसे बैठ रहे हो, एक पैर इधर एक पैर उधर, ठीक।
कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं, कुछ भी पहने हो कुछ नहीं भी पहने हो, लेकिन होम में अपन कितना फ्लेक्सिबल रहता है कि ना। तो फ्लेक्सिबल वाला डेफिनेशन किसका है, होम का है, ठीक है। तो ये जो फ्लेक्सिबली प्लान प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन किसने बोला है, होम ने बोला है, आर्थर डब्ल्यू होम्स, आर्थर डब्ल्यू होम्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेखा परीक्षा कार्यक्रम डैश होना चाहिए, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल रिजिड ओरल एंड फ्लेक्सिबल ओरल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, समय के हिसाब से हम उसको चेंज कर सके, है ना, जैसा रिक्वायरमेंट हो। निम्न में से कौन सा ऑडिट प्रोग्राम तैयार करने के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम प्रिपरेशन, टू डिटेक्ट और एरर और फ्रॉड, टू गैदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, टू एक्सेस ऑडिट रिस्क, तो एक ना गैप वाला छोड़ दो, टू गैदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, है ना, पर्याप्त एविडेंस इकट्ठा करना। लेखा परीक्षक की स्थायी वर्किंग पेपर फाइल में सामान्यतः शामिल नहीं होनी चाहिए। तो देखो जो परमानेंट वर्किंग पेपर है, मैंने बोला वो चीजें आएंगी जो लंबे समय के लिए भी काम है, फ्यूचर के लिए भी, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट होता है, बैंक स्टेटमेंट का सार है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू जो ये परमानेंट वाले में नहीं जाएगा, है ना, ये उसी फाइल में रहेगा जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने ऑडिट किया हुआ है। तो कौन सा शामिल नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए ग्राहक के बैंक स्टेटमेंट का सारांश, बाकी सब चीज शामिल होगा। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। अंकेक्षण के लाभों में सम्मिलित नहीं है, द बेनिफिट ऑफ ऑडिट एक्सक्लूड ट्रस्ट ऑफ आउटसाइडर, ये शामिल है। ऑडिट हो जाता तो लगता है ना कि हाँ भाई ऑडिट हो गया तो चलो ठीक है। लोन फैसिलिटी, लोन भी मिल जाता है, ऑडिटेड अकाउंट को बहुत जल्दी लोन मिलता है, मॉरल चेक भी हो जाता है। नो सर्टिफिकेशन ऑफ कमर्शियल प्रूडेंस ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, व्यवहारों के व्यापारिक औचित्य का प्रमाणीकरण नहीं है। ये कमर्शियल प्रूडेंस क्या है कि भैया जो एक बिजनेस है वो सही तरीके से फाइनेंशियल डिसीजन लिए कि नहीं है, ठीक है, वो सब होता है। तो जो जो अकाउंट्स है उसका चेक ऑडिट है, तो ऑडिट बस काम उतना ही देखना है कि अकाउंटिंग ठीक तरीके से की गई कि नहीं की है, ये कमर्शियल प्रूडेंस चेक करने का उसका काम नहीं है। 19वां क्वेश्चन, अंकेक्षण अभ्यास परिषद ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी का नाम बदलकर देखो जुलाई 2002 में क्या हो गया, एएएसबी हो गया, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, एएएसबी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लें, बहुत काम का एक्सप्लेनेशन है। द ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी एपीसी ऑफ आईसीएआई वाज रीनेम्ड एज द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, एएएसबी, इन जुलाई 2002। आईसीएआई की स्टडी ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी का नाम जुलाई 2002 में क्या बदल कर रख दिया, एएएसबी कर दिया, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड कर दिया गया है, याद रखेंगे आप। स्वतंत्र के अक्षर के समग्र उद्देश्य से संबंधित अंकेक्षण मानक है, विच स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इज रिलेटेड टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, ओवरऑल का ओ निकाल लो, इस ऑब्जेक्टिव का और निकाल लो, 200 है ऐसे, 200 इस तरीके से याद किया हुआ है। फिर मैं बोलूंगा लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज दिलाना, ठीक है, और नहीं होगा तो क्वेश्चंस याद कर दो भाई, उसके 1500 क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में लास्ट टाइम में कम टाइम बचा है ना, तो पूरा थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है, टेस्ट सीरीज का 1500 एमसीक्यूज पढ़ लेना, रीड कर लेना। नहीं दिला रहे कोई बात नहीं, ओपन करो, सबमिट कर दो, उस वाले को क्वेश्चन को रट दो, ठीक है, पढ़ लो। जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है उसको अलग से नोट डाउन कर लो पेन कॉपी में, बाद में उसको रिवाइज कर लेना। और वैसे कोर्स में भी मैं जो एमसीक्यूज करा रहा हूँ, कोर्स में जो ऑब्जेक्टिव्स करा रहा हूँ, उसको भी पढ़ लो, जितना करा लूँ, जितना करा लूँ, कम से कम मुझे तो लगता है कि 1000 तो हो जाने चाहिए, 1000 एकदम तगड़े क्वेश्चन ना, ऐसी अल्लू पल्लू लल्लू पंजू वाला क्वेश्चन नहीं, 1000 तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, इजीली हो जाएगा, अकाउंट्स ऑडिट सब चारों को मिला के। उसके अलावा टॉपिक वाइज हम अलग करा रहे थे जब कोर्स में हो गया, जय सर कितने सारे इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस कराए होंगे, तो ये पूरा रट देना, इससे काम बन जाए। और जहाँ पे डिफिकल्टी आएगी किसी क्वेश्चन में, उसका थ्योरी जाके देख लेना। तो लास्ट टाइम आप ये बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।